शाम के नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज कोयटा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ अमन पसंद फितनतुल हिंदुस्तान ने सुबह 8:05 पर चमन फाटक के करीब शामिल ट्रेन जो मुसाफिरों को लेकर रेलवे स्टेशन जा रही थी, जहां मुसाफिरों को पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस में सवार होना था, और इस शटल ट्रेन को अमन दुश्मनों ने खुदकुश हमले के नतीजे में निशाना बनाया और उसके नतीजे में 18 अफराद शहीद हो गए। नाज़रीन, ये एक हालात है जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, लेकिन उसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, आखिर ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा? गुज़िश्ता 24 घंटों से महवे इंतज़ार दुनिया को अमेरिका के बदलते बयानात ने एक दफ़ा फिर चौंका दिया है, क्योंकि गुज़िश्ता रात हमने देखा तकरीबन 1:30 पर सदर ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट की कि मुआहदे पर मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल और आखिरी मराहिल में है। लेकिन बाद अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने एक और एक्स पर ही पोस्ट करके कहानी को कुछ मज़ीद उलझा दिया। अब वो कहते हैं कि मैंने अपने नुमाइंदों को आगाह कर दिया है कि वो किसी मुआहदे में जल्दबाजी ना करें, और जब तक ये मुआहदा तय नहीं पा जाता जो नाकाबंदी है वो पूरी शिद्दत से और मौसर अंदाज में वो बरकरार रहेगी। और दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अगर हम बात करें, रूबियो, वो उन्होंने अमरीका ईरान के हवाले से पुरुम्मीद हैं और उम्मीद का इजहार भी किया है कि शायद आइंदा चंद घंटों में दुनिया को अच्छी खबर मिले। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो आज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई की इजाज़त के बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा, और जो भी फ़ैसला होगा वो सुप्रीम लीडर की इजाज़त और हम आहंगी से होगा। और दूसरी जानिब उन्होंने आलमी बरादरी को भी पैगाम दिया है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए किस कदर संजीदा है। उनका क्या बयान था, ये देखिए। नाज़रीन, सवालात की भरमार है और इस पर आगे बढ़ेंगे। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए हमें इससे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपर्ट ऑन IR। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जनरल साहब, पहले ज़रा जिक्र कर लेती हूँ, पाकिस्तान में आज एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। ये वो दहशतगर्दी है जिसमें अब कोई इस हवाले से कोई इब्हाम नहीं है कि किस तरह से नेक्सस है भारत का, अफ़गानिस्तान का, और जिसके नतीजे में जो फितनतुल हिंदुस्तान है या फितनतुल ख़वारिज है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। सर, क्या है मतलब इसका तोड़ तो यही है, हमारे जवान कुर्बानी भी दे रहे हैं, हम मुस्तकिल ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे सर आप? मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। सर, आपने देखा होगा कि मई 25 में जब हमने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी मल्टीपल डोमेन में, अस्करी डोमेन में, नैरेटिव के डोमेन में, मीडिया के डोमेन में, साइबर जो है वो उसके डोमेन में, सफारती डोमेन में, तो उस वक्त हमने एंटिसिपेट किया था कि एक तरफ तो हमने इंडिया को चेकमेट किया है कन्वेंशनल डोमेन जो है वॉर की, लेकिन अनकन्वेंशनल डोमेन में वो इन एक्टिविटीज़ को अपस्केल करेगा। अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात कशीदा हुए, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमें टेररिज्म डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा था। तो इस सिचुएशन से इंडिया जो है वो पूरा फ़ायदा उठा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल इस रीजन में एक वो टाइम था 9/11 से पहले कि जब इंडिया को हम उसी लैंग्वेज में जवाब देते थे जिस सूरत में वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता था। लेकिन 9/11 के बाद से इंडिया के हाथ खुल गए और इंडिया ने पाकिस्तान को डैमेज करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के पास उतने लिवरेजेस नहीं थे कि वो एक ऑफेंसिव लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कर सके इंडिया के ख़िलाफ़। मेरे नज़दीक इंडिया जो है वो ऑल अलॉन्ग उसने कोशिश की है, पर्टिकुलरली इन दिनों जबकि पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ज़्यादा बड़ा है और पाकिस्तान ने हैज़ इमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ पीस। पाकिस्तान ने ये जो पीस है इसको निगोशिएट करवाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो डेफिनेटली हमारे जो दुश्मन हैं उनके लिए सही टाइम है हमें ज़रब लगाने की कि हमारे जो स्टेचर को डैमेज कर सकें और हमें नुकसान पहुँचा सकें।
तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का कार फरमा है, वही इसके इन चीज़ों के पीछे है। और जो टाइमिंग्स हैं वो इस तरह के हैं कि उनसे हमारी जो कामयाबियां हैं वो ना पहले कभी हजम हुई हैं ना अभी हजम हो रही हैं। अगर मैं जवाब की बात करूं तो हमारा एक ऑफेंसिव एक्शन ऑलरेडी जारी है। आपने दुरुस्त फरमाया सर कि कन्वेंशनल वॉर में वो नहीं जीत सके, तो वो अनकन्वेंशनल वॉर का सहारा ले रहे हैं, प्रॉक्सीज का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम उनका तैयार भी हैं, मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। डॉक्टर जमील साहब, अब ज़रा ये ईरान अमेरिका पर आ जाते हैं। ये जो अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट तो कहा जाता है ट्रम्प साहब को, रात में दुनिया पर उम्मीद थी कि अगले 24 घंटे में, मैक्सिमम 48 घंटे में कोई ना कोई जो है वो कॉन्क्रीट चीज़ सामने आ जाएगी। खुद रात गए ट्रम्प, जो हम अपने उसकी बात करें तो रात गए ट्रम्प ने भी इस चीज़ का ऐलान किया कि जी हम बहुत ज़्यादा इसके करीब हैं, फाइनलाइजेशन के करीब हैं, मुज़ाकरात बस हुए। अब वो एक दफ़ा फिर वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई जल्दी नहीं है, होगा तो यूँ होगा, होगा तो ये होगा। होगा तो कब होगा सर? किस चीज़ का इंतजार है? बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का तो खैर बयानात अपनी जगह पे अचकोले खाते रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर इस बयान को भी बाकी बयानात के साथ मिलाकर और इसको हम अगर तजिया करें और साथ में डोनाल्ड ट्रंप किस तजब्जुब में है, किस परेशानी में है, किस प्रेशर में है, उनके मुल्क में उनके अवाम क्या कह रहे हैं रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनके अपने कांग्रेसमैन वोमेन क्या कह रहे हैं उनके बारे में, और वो क्या करना चाहते हैं। सेनेट में उनके 3 अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो है उन्होंने मुखालफत में वोट दिए अपने पार्टी की, यानी कि इस बात पर वोट दिए कि इनके वार अथॉरिटीज कम की जाए और वार को ख़त्म किया जाए। इसी तरह लोअर हाउस में भी ये मेरा रेजोल्यूशन मूव। इन तमाम का मतलब क्या है? इन तमाम का मतलब ये है कि लोग जंग को पसंद नहीं कर रहे हैं, रेटिंग डाउन हो रही है रिपब्लिकन की, और वहाँ एक कसमपोशी का आलम शुरू हो गया है अमेरिका में, दुनिया में, हर जगह हरमुज़ की वजह से तकलीफ शुरू हो गई है। तो पिछले का 3-4 बयानों को ले लें और एक जो अभी आप बयान जिसका जिक्र कर रही हैं ट्रूथ सोशल पर, जो कि कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, वो अपनी जगह पर, लेकिन मार्को रूबियो के बयान जो है ना वो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है। वो बड़े डिप्लोमेटिक जचेतुल अल्फाज का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि अगले चंद घंटों में ये हो जाएगा। जो जमीनी हकायक हैं वो भी इसी चीज की गमाजी करते हैं। जहां तक ताल्लुक है ईरान का कि वो अपने सुप्रीम लीडर के अप्रूवल से, तो बात एक समझी सोची बिल्कुल एक कुदरती बात है कि वो अपने सुप्रीम लीडर के अप्रूवल के बगैर कैसे करेंगे। लेकिन जितनी भी एंगेजमेंट होती रही है तो ये बात तो एक बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से सुप्रीम लीडर को पहुंचती रही है, उनसे कंसल्टेशन होती रही है, तभी तो ये बात आगे बढ़ी है। और 4 पॉइंट्स जो उन्होंने किया है MOU एक पेज का, जिसका के जिक्र किया गया, मीडिया में भी अब आ गया है कि 1 पेज में 4 पॉइंट होंगे जो इब्तदाई तौर पर, बाकी तो 30 दिन या 60 दिन का विंडो क्रिएट होगा जिसमें कि बाकी तमाम मामलात को तय किया जाएगा बैठकर। तो वो स्टॉप द वॉर इन ऑल फ्रंट्स, ये ईरान की जरूरत थी और ईरान की डिमांड थी। सुनीद ये थी कि इसको मान लिया गया है, पहले भी तो माना था ना, डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान की जंग को रुकवाया था और जाहिर है ईरान की तो वैसे भी सीजफायर चल ही रहा है। दूसरा ये था कि पार्शियल रिलीज ऑफ द फंड्स, इस पे महसूस यही होता है जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं और हार्मस खोलने का, यस यही रिपोर्ट आ रही है, विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अराउंड द ईरानियन बॉर्डर्स के सामने से, तो वो भी बात समझ में आती है। 4 पॉइंट्स तो तकरीबन ये जिस तरह के बिल्कुल ठीक है सर, इसी को आगे बढ़ाऊंगी और मंसूर जाफर साहब से भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। मंसूर जाफर साहब, 2-3 चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें लेकिन वो ब्रेक के बाद बात करूंगी। अभी जो 2 मेजर पॉइंट थे, एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। अब बात यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल तो जाएगा, लेकिन उस पर जो अथॉरिटी रहेगी वो ईरान की ही रहेगी। क्या अमेरिका इस पर तैयार है और वो अपना ब्लॉकेड भी ख़त्म करने को तैयार हो चुका है? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो काफ़ी हौसला अफजा है, जिस तरह से डॉक्टर जमील साहब भी फरमा रहे हैं। सर जी, मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कल ट्वीट किया था, जिसके नतीजे में दुनिया को बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई थी। अब आप देखिए कि नॉर्मली जो उनका सोशल ट्रूथ है उसको उनका व्हाइट हाउस भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कल जो उनका ट्वीट था उसे उनके व्हाइट हाउस ने रीट्वीट किया था। इट मींस दैट वाज एन ऑफिशियल एंडोर्समेंट ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट
اور وائٹ ہاؤس کے یہ بات جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے. اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت انٹرنل لابی ہے, چاہے وہ زائنسٹ کی ہے, کرسچن زائنسٹ ہے یا جیوش زائنسٹ ہے, جو بھی اسکول آف تھاٹ وہاں پہ, اور ان کی جو سو کالڈ میگا بیس ہے, اس کے اندر جسے کہنا چاہیے حقیقی معنی میں صفحہ ماتم بچھ گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. کوئی ایسی ٹرافی وکٹری وہ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اب بنے گا کیا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو فوری طور پہ جو ڈیمیج کنٹرول ان کے ذہن میں معیار سامنے آیا, انہوں نے فوری طور پہ یو اے سمیت جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں پاکستان کے سمیت, ان سب کو انہوں نے کانفرنس کال میں لیا اور اس پورے پروسیس کے بارے میں انہیں اعتماد میں لیا اور ان کی بلیسنگ جو ہے اپنے اس فیصلے میں شامل کی, تاکہ وہ اپنے انٹرنل جو شور شرابہ اٹھ رہا ہے اس کو وہ پیسیفائی کر سکیں کہ دیکھیے یہ تو اب ریجن کے لوگ جو ہے وہ اس بات پر تیار ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی, تو ہم یہاں پہ سمندر پار سے جا کے یہ جو اسرائیل کے کہنے پہ جنگ لڑ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسے وائنڈ اپ کرنا ہی عقل مند فیصلہ ہے. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں سینیریو تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ جو نکات ابھی آپ نے اٹھائے ہیں, خاص طور پہ آپ نے ہرمز کے حوالے سے یا نیوکس کے حوالے سے. نیوکس پہ دیکھیے ایک ایران کا موقف کلسٹر کلیئر ہے, اس میں دنیا کو بھی کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں جو بیانات سنوائے خاص طور پہ پزشکیان صاحب کا, انہوں نے جو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نیوکس کے حوالے سے ہمارا موقف کلیئر ہے, ہم کسی قسم کا ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خامنائی صاحب نے اس پہ ایک فتویٰ بھی دیا ہوا تھا, وہ اس کو ڈسٹرکٹیو کنسیڈر کرتے تھے. تو میرا خیال ہے پتہ نہیں یہ کس چیز کا خوف ہے. ابھی ہم نتنیاہو کی بھی ایک بہت بڑی ایکس پہ پوز دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیوکلیر ڈینجر سے ہم اس کو نکال دیں گے. تو نیوکس تو بنانا میرا خیال ہے ایران نے کبھی یہ بات کی. لیکن ایک جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے, ویلڈ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ مختلف مواقع پہ ڈفرینٹ قسم کی ایکس پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ٹائم لیں گے, وہ ابھی ان کا اپر ہینڈ ہے, میرے مطابق فیصلے ہوں گے, مجھ پہ منحصر ہوگا جو کچھ بھی کرنا ہوگا. وہ ان کی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ امپریشن نہ آ جائے کہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں, یا بہرحال ایران کے آگے انہوں نے ایک طرح کا سرنڈر کیا ہے. سرنڈر شاید تھوڑا ہارڈ بڑھ جائے گا, بٹ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ مزید ایشوز پر بات کرتے ہیں. جی نظیر, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اب یہ مذاکرات ہونے کے بعد یہ جو MOU ہے یہ کس وقت سائن ہوگا. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 24 سے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں, اور اب شاید کچھ گھنٹوں کی ہی بات ہے اور اسی پہ امید بھی ہے. نظیر, کس وقت سائن ہوتا ہے یہ تو ہم دیکھ ہی لیں گے, لیکن ایک چیز جو ہم بڑے فخر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس سے پاکستان کے کردار کی اور خصوصاً فیلڈ مارشل کے کردار کی, جو انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, جو پیس میکنگ میں کردار ادا کیا, اس کی ضرور متعارف ہے. کوئک میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے, امن معاہدے کے مسودوں کو حتمی شکل دینے اور فریقین کے درمیان اعتماد سازی کی فضا بحال کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے فیلڈ مارشل کے حالیہ دورہ ایران کو اعلیٰ سطح کی کامیاب سفارتکاری قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور خطے میں ممکنہ بڑی جنگ کو روکنے اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی کا سہارا لیا. فائنینشل ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان اور قطری ثالثوں کے فیصلہ کن مذاکرات کے بعد ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کی جائے. ایکسیوس اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے, جبکہ ان کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہے ہیں اور ان کا حالیہ دورہ ایران بھی اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے. جنرل صاحب, میں ایک دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو ممکنہ جو چیزیں طے ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے کچھ آ رہی ہیں. ایران کے آگے جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ سے جو اس کا نقصان ہوا ہے, جو کہ $300+ بلین کا بتایا جا رہا ہے, وہ ریکوری کیسے ہوگی؟ کیا امریکہ اس کو ریمبرس کرنے کو تیار ہے؟ یقیناً نہیں. دوسرا اس کا تھا کہ جی وہ شاید ٹول ٹیکس سے اس کی ادائیگیاں یا اس کی ریکوری کرے, اس پہ بھی شاید آمادہ نظر نہیں آتا. پھر آپشن آ جاتا ہے کہ سینکشنز اگر ہٹا لیتا ہے, جو اقتصادی پابندیاں ہیں, اور اگر دوبارہ سے تجارت کے دروازے ایران پر کھل جاتے ہیں ان پابندیوں کے بعد, اور ایران کی خاص طور پہ تجارت شروع ہو جاتی ہے, کس آپشن پہ آپ جا رہے ہیں سر؟
इकोनॉमिकली ग्रो कैसे करेगा? मैम देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जंग का जो मरहला था उसमें थ्रू आउट ईरान का अपर हैंड रहा। अमेरिका और इजराइल जो अपने अहदाफ लेके जिसके लिए उन्होंने जंग शुरू की थी वो तो बहुत पीछे रह गए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का ब्लॉक होना उनके लिए दर्द सर बन गया। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ब्लॉक होने की वजह से ईरान ने पूरी दुनिया को इस जंग में शामिल कर लिया, बिकॉज उसके बंद होने से जो ऑयल की सप्लाई चेन है वो बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुई और प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। अब अमेरिका के लिए भी चैलेंज ये है कि अमेरिका इज़ इन अ कैच 22 सिचुएशन। वो सुपर पावर है, उसके लिए इस शिकस्त को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके पास कोई वॉर ट्रॉफी नहीं है कि वो दुनिया को दिखा सके कि मैंने ये हासिल किया है ये जंग करने से। और एक उनकी होप थी कि अगर वो न्यूक्लियर डील ले लें जो कि ओबामा की डील से बेहतर हो तो शायद वो एक वॉर ट्रॉफी अपनी इंटरनल ऑडियंस और दुनिया को दिखा सकेंगे। इसके लिए हम जंग के लिए गए थे और ये हमने हासिल कर लिया है। जैसे आपने खुद कहा है कि ईरान तो बार बार कह रहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने का। उनके जो न्यूक्लियर वेपन में जो बड़ी रुकावट है वो इमाम खुमैनी का फतवा है, ना कि अमेरिका का प्रेशर है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जनरल हमीद गुल की एक टर्म थी निशाना, बहाना और ठिकाना, तो ये बहुत सारी ऐसी होती हैं जो एक्सक्यूजेज यूज़ हो रही होती हैं। जैसे इराक के केस में भी हुआ था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली लेकिन उन्होंने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये जो आपकी बात है कि रेपरेशंस मिलेंगी ईरान को, या वो डेफिनेटली जब भी इस तरह की टॉक्स होती हैं तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती हैं दोनों साइडों की। ईरान तो विश करेगा कि उसको रेपरेशंस भी मिलें, जो उसके नुकसानात हुए हैं वो भी उसके पूरे हों, उसके जो एसेट्स फ्रोज़न है वो भी डी फ्रीज हों, उससे जो सैंक्शंस हैं वो भी लिफ्ट हों, और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर जो टॉल है वो भी वो हासिल करे। अब इसमें सारा कुछ तो ईरान को शायद ना मिल सके, लेकिन ये है कि अगर उनकी सैंक्शंस भी लिफ्ट हो जाएं और वो अपने ऑयल को नॉर्मल ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर लोगों में बेचने की उनके पास ऑप्शन आ जाए तो वो आई एम श्योर कि ये जितने भी उनके नुकसानात है उसको बहुत हद तक वो रिकवर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर जमील, आप ज़रा बताइएगा कि हम जब बात कर रहे होते हैं कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि या ट्रम्प कह रहे हैं कि जी फाइनल मराहल में, और मार्को रूबियो भी ये बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि हम थोड़ा सा पोस्ट वॉर सिनेरियो पे अगर जाते हैं और जिस तरह से सैंक्शन का ग्रेजुअली खात्मा होता है, जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ अमेरिका ने लगाई हुई हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को किस तरह से पहुँचेगा अगर इन टर्म्स ऑफ ऑयल परचेजिंग? क्या ये पॉसिबल होगा? सबसे अहम बात तो ये है कि हमारा जो मंसूबा सैंक्शन की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका है, गैस पाइपलाइन ईरान और हमारे दरमियान टैपी का, वो टैपी तो खैर वो तुर्कमेनिस्तान वाला है, ये ईरान के साथ है हमारा, तो वो जब तक मंसूबा हमारा मुकम्मल नहीं होता है वो मुकम्मल बड़ी आसानी से हो जाएगा जब सैंक्शन होंगे। तो इस सैंक्शन की वजह से रुका, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जाहिर है ईरान से हम ऑयल फिर खरीद सकते हैं, और ईरान के साथ जो इस वक्त हमने ईरान के साथ ताउन किया जो ईरान को हमने जिस भंवर से निकालने की कोशिश की है और तकरीबन कामयाब हो गए हैं। तो ईरान को इस चीज़ का अफराल जो ईरान ने नारे लगाए, अपने जाके पाकिस्तान के झंडे उठा के जुलूस जल से निकाले वहाँ पाकिस्तान की पजीराई में, और उनके उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के झंडे नारे लगाए अपने पार्लियामेंट में, तो आफ्टरऑल वो उसका एक गुडविल तो बहरहाल है। सबसे ज्यादा बड़ा कि 900 किलोमीटर का हमारा उनके साथ सरहदें मिलती हैं, हमारे 5 उनके साथ रास्ते हैं जो कि तजारती रास्ते हैं। अभी भी 6 रास्ते हमने खोले हैं ना इस दफा, जब अभी हम अपना सेंट्रल एशिया में उनके थ्रू जो जा रहे हैं आगे, लेकिन उसमें तो ज़ाहिर है उनकी भी मदद हो रही है बीच में। तो कहने का मकसद ये है कि ये तजारती लिहाज से तो बिल्कुल है ही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल लिहाज से भी उसमें हम और पूरा ये खिता उससे एक एडवांटेज में आता है। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये जानना आपसे बेसिकली चाही थी कि क्या पाकिस्तान क्या इस पोजीशन में होगा कि ईरान से तेल बाय कर ले उस सूरत में अगर सैंक्शंस जो है वो अपलिफ्ट हो जाती हैं, पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस कम कीमत में मिल जाए। वो मैंने जिक्र किया ना कि ईरान से हम तेल खरीद सकते हैं उसमें, और अभी रुकावट तो यही है कि हम डॉलर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लॉ के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशंस का है कि अगर किसी मुल्क पर यूनाइटेड नेशन बायलैटरल सैंक्शन लगाता है और कोई तीसरा फरीक उससे तिजारत करता है या कोई चीज खरीदता है, तो यूनाइटेड नेशंस को ये
अपने लॉ में हक हासिल है कि वो उस तीसरे फरीक पर भी सैंक्शन ठीक है। लगा दें। तो एक तो खैर ये, दूसरी चीज ये है कि डॉलर में ट्रांजैक्शन जो पूरे दुनिया का फाइनेंशियल निजाम है, जब आप ऑयल खरीदते हैं तो डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑयल तो डॉलर में उसकी होती है। वाटर में हमारे पास, उनके पास और हमारे पास जो है गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे नहीं है कि हम वाटर 100% वाटर कर लें, तो ठीक है। लिहाजा यकीनन इसमें तिजारत के लिहाज से हमारा उनके साथ फायदा है। मैं बता बिल्कुल। रहा था कि जियो पोलिटिकल लिहाज से भी हमारा फायदा है। ठीक है, मैं इस पे दोबारा आऊंगी। मंसूर साहब, मैं आपसे, मंसूर जाफर साहब, अब एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा अब जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाली बात है, अब किसी तीसरे मुल्क के हवाले करना या उसको खुद तल्फ करना, या अमेरिका कह रहा था, उससे पहले बात हुई थी कि जी आप हमें दे दें, हम उसको तल्फ कर देंगे, इस पे किस चीज़ पर इत्तेफाक होने जा रहा है? इस वक्त जो चीजें लीक्स हुई हैं या जो एक असेसमेंट इस बारे में की जा रही है खासतौर पर बैन अवी मीडिया में, उसमें जो ईरान उसे ज़ाती तौर पे, क्योंकि खुद वो NPT का सिग्नेटरी है और उसकी एटमी तनसीबात भी और उसके प्लांट भी जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी बाकायदा रेगुलर इंस्पेक्शन में रहे हैं, और सो मच हो कि उनका जो बूशहर का जो एटमी बिजली घर है, एटमी बिजली घर है, उसके बारे में तो रूस ने पिछले दिनों ये बयान दिया है कि वो ईरान और उसका बायलैटरल मामला है, वहाँ किसी तीसरे मुल्क को मुदाखलत का हक भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो अफजुदा यूरेनियम जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे ईरान यकीनन उसकी ग्रेडिंग जो है वो कम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रिसेंटली जो रहबर आला है उन्होंने इस बारे में एक बाकायदा फतवानुमा हिदायत जारी की है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने ये जो अफजुदा यूरेनियम है इसकी उसी तरीके से हिफाजत करेंगे जिस तरीके से हम मुल्क के दीगर असासाजात और मुल्क की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की एक अमानत के तौर पर हिफाजत करते हैं, लिहाजा किसी तीसरे मुल्क को हम ये नहीं देंगे। हाँ, मुमकिन है इस बात पे कि ईरान का, क्योंकि इस बारे में जहन क्लियर है कि वो न्यूक्स नहीं बनाना चाहते, वो इसकी एक डिग्रेडेशन बैन-अवी जो फोर्सेस हैं उनके इत्मीनान की हद तक जो है वो लोकली करने के लिए तैयार है, लेकिन इसको किसी तीसरे मुल्क के हवाले वो नहीं करेंगे। और ये ओके फाइन, थैंक यू। मैं ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक से वापस आएंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट, एक तो जो बराक ओबामा ने उससे पहले साइन किया था एक एग्रीमेंट, उसको भी क्रिटिसाइज किया है कि वो तो इस तरह से था कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाए, ईरान उसको इजाज़त दी थी। लेकिन एक और बड़ी पॉइंट उन्होंने की है, जब उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया वो मालिक का अदा कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने खासकर मिडिल ईस्ट का भी शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू थैंक thus for the countries of Middle East to their support and cooperation, which will be further enhanced and strengthened by their joining the nation of historic Abraham Accord. And who knows, perhaps the Islamic Republic of Iran would like to join as well. और ये एक बड़ी आई डोंट नो सरकाज़म था या क्या था, लेकिन ब्रेक लेते हैं, इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनरल साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि अगर 60 डेज़ की विंडो फॉर एग्जांपल होती भी है, खुलती भी है, मिलती भी है, जो MOU साइन होगा उसके बाद ईरान बार बार ये बात कर रहा था कि उसको इंटरनेशनल गारंटीज भी रिक्वायर्ड होंगे, जो कि इस चीज़ की गारंटी लेंगे। और उसने UN की भी बात की थी कि मुस्तकबिल में भी अब अमेरिका इस तरह से कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा। वो इंटरनेशनल गारंटीज तक का मामला कहाँ तक पहुँचा? मैं देखें, इस वक्त हालत यह है कि दुनिया रूल बेस्ड वर्ल्ड नहीं है। US एक सुपर पावर तो है, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल सुपर पावर नहीं है। उन्होंने इस जंग के दौरान भी, पहले भी 2-3 दफ़ा ईरान के साथ हो चुका है कि नेगोशिएशन शुरू होती हैं, जब वो नज़दीक लगने लगते हैं तो उन पर अटैक हो जाता है। तो यही एक अश्योरेंस है जो ईरान सीख कर रहा है कि ये तलवार उनके सर पे नहीं लटकनी चाहिए। अमेरिका को एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि दोबारा से वो इस तरीके से ईरान के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। इसके लिए अगर तो रूल बेस्ड वर्ल्ड होती, अगर तो अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी सुपर पावर होती, तो शायद उसके अल्फाज काफ़ी होते जो भी एग्रीमेंट होता है। लेकिन ये कि ईरान इज़ लुकिंग एट कि इसके कोई गारंटर हो। UNO कैन बी अ गारंटर, ऑल्दो UNO को अमेरिका ने जूते की नोक पे रखा हुआ था जब गाजा में और इजराइल की एग्रेशन चल रही थी। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ है तो उसी UNO के पास अमेरिका को जाना पड़ा कि हमारी हेल्प करें कि इसको खोला जाए। चाइना जो है, एक पैरेलल बॉडी की बातचीत हो रही है, IMO के बारे में आपने सुना होगा।
اور اس کے علاوہ جو گارنٹر ہو سکتے ہیں دیٹ کین بی چائنا, دیٹ کین بی رشیا, دیٹ کین بی UNO. یہ وہ کچھ ہیں جو کہ اگر لیٹ سے کل کو کوئی ایشو بنتا ہے تو وہ ان کے پاس لیوریجز ہوں کہ وہ اس طرح کے ڈیسیجنس کو امپوز کر سکیں. ادروائز اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر چائنا کے وزٹ پر بھی تھے اور اب ان کا وزٹ مکمل ہو گیا ہے, لیکن یہی بات کیونکہ وہاں پر بھی پرائم منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران کے چائنا کی سپورٹ کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہوتا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کین بی the one of the guarantor? Well, China, Iran has already asked for it, and China could be one of the guarantor, but China has never really gotten itself involved into a direct conflict or even indirect. وہ صرف ڈپلومیٹک سپورٹ میں رہتا ہے ایران, کبھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں نہیں ہوتا ہے. لیکن چائنا کیونکہ ایک نیوکلیر پاور ہے, لیکن میں یہ چیز بتاتا چلوں آپ کو, JCPO میں بھی تو 5 نیوکلیر پاورز پلس 1 جرمنی 6 ممالک تھے, جس میں 5 کے 5 پرماننٹ ممبرز نیوکلیر پاور اور ویٹو پاور موجود تھے. لیکن اس کے باوجود ایک فریق اس میں سے واک آؤٹ کر گیا, کیونکہ ایگریمنٹس میں واک آؤٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, اسے ایگریمنٹ سے نکلا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جس طرح کی جنرل صاحب بھی بتا رہے تھے, یونائٹڈ اسٹیٹس کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے, یہ اور بات ہے کہ ایران نے اس کو ناکو چنے چبا دی ہیں لیکن اپنا نقصان بھی کروایا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو بہرحال ایک عسکری قوت ہے دنیا کی سب سے بڑی, اور وہ اقوام متحدہ کے رولس ریگولیشنز کو اتنا ملوث خاطر نہیں رکھتا ہے. بہرحال اس کی وجہ سے وہ گارنٹی ایران مانگ رہا ہے. ایران کی گارنٹی کا قانونی طریقہ تو صرف ایک ہی ہے, اگر امریکہ کی گارنٹی چاہیے تو امریکہ کے خود اپنے لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس سے اس کی ریزولوشن پاس ہو. لیکن یونائٹڈ نیشنز کی جس طرح کی JCPO کو اس نے یونائٹڈ نیشنز نے ایک مہر ثبت کی تھی, دوبارہ اس ایگریمنٹ پر بھی مہر ثبت ہو جائے گی. لیکن بہرحال ایک مورل ایڈوانٹیج کے لیے چائنا اور رشیا کا اس میں آنا اس خطے میں ضروری ہے, کیونکہ اب دنیا کا پیراڈائم سیکیورٹی چینج ہوتا جا رہا ہے, اس خطے کی سیکیورٹی کیلکولس چینج ہوتی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ ایران کے اس وار کے بعد اس کا کافی حد تک سیکیورٹی کا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے. اور وہ دنیا جو گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ میں اگلے 20-25 سالوں میں یہ تکمیل ہونی تھی, اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ سفر بہت تیز ہو گیا ہے اس ایران اور US اسرائیل کی وار کے بعد. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یس, that is true. Iran has the right to really ask for the guarantor because twice it has happened with them. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ بالکل آخری مرحلے میں اور ان پر حملہ ہو گیا. اور ظاہر ہے اسپوائلر ایک گندا بچہ اس میں ہے, اسپوائلر جو کہ ہمیشہ اس کو اسپوائل کرتا رہتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوا 2 مرتبہ ایران کے ساتھ, اور ایران اسی لیے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے, اس لیے ایران اس میں بہت دفعہ بہت کوشش ہے اس مرتبہ. لیکن ایران کو پتہ ہے کہ ایران نے اپنے پرانے جو ان کو زخم لگے ہیں اس لحاظ سے انہوں نے سیکھا بھی کافی کچھ ہے, اور اسی لیے اب ایران بڑا ٹف ٹائم دے سکتا ہے اگر ایسا ہوا. بالکل صحیح ہے. منصور جعفر صاحب, اب جو اسپوائلر کا ذکر ہو رہا ہے نا, وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. اس جنگ بندی کے دوران بھی اس کی وائلیشن بھی ہوتی رہی, امریکہ کی طرف سے بھی ہوتی رہی, اسرائیل کی طرف سے بھی ہوتی رہی, لیبنان پر بھی ہوتی رہی. اب جو یہ 60 ڈیز کی ونڈو کا جو بھی MOU سائن ہوتا ہے, کس حد تک ہم یہ امید کر سکتے ہیں, یا دنیا یہ سوچ سکتی ہے, یا ایران اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ اسرائیل بھی پابند ہوگا, نہ وہ لیبنان پہ اٹیک کرے گا نہ ایران پہ اٹیک کرے گا, مکمل طور پر اس انڈرسٹینڈنگ کی یا جو وہ بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کی پاسداری کرے گا؟ جی, ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک کنورسیشن رپورٹ سنی ہوگی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نیتن یاہو صاحب سے جو فون پر بات ہوئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا اسرائیل بھی جو ہے اس ڈیل کو قبول کرے گا, تو انہوں نے بڑے تمتراک سے کہا تھا جو ہم کہیں گے اسرائیل وہی تسلیم کرے گا. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اسی قسم کا نعرہ انہوں نے اپریل میں بھی لگایا تھا جب انہوں نے لبنان میں سیز فائر کا اعلان کیا تھا, اور خود ان کو واشنگٹن میں بلوا کے اس بات پہ راضی کیا تھا. بنیادی طور پہ وہ جو فائر بندی کا اعلان تھا وہ لبنانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان تھا. لڑائی تو وہاں حزب اللہ کر رہی ہے, حزب اللہ نے تو اس کو انڈورس ہی نہیں کیا. ایسی صورت میں وہ تو ایک آئی واش تھا, اور وہ یقیناً آج بھی بائی دا ٹائم وی اسپیک اس کی وائلیشن جاری ہے, اور غزہ کی فائر بندی کا بھی یہی حال ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں
अब आप देखिए कि ये जो स्पॉइलर है ये सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं है, अब उसकी एक्सटेंशन आपको जीसीसी कंट्रीज में यूएई की शक्ल में मौजूद है, वो उन्हीं के साथ सफारती ताल्लुकात में हैं। और आप देखिए कि इस पूरी जंग के अंदर यूएई ने दामे दरहमे सुखने अपना हिस्सा डाला है इस जंग में अंदर, अमली तौर पर भी वो शरीक रहे हैं, उन्होंने हमले भी किए हैं। तो आने वाले दिनों में ईरान का जो असल कंसर्न जो एड्रेस हो सकता है, वो बात जो की जाती है कि नो वार पैक्ट, वो एक इसराइल और अमेरिका के हमले के हवाले से हो, और जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनका भी ईरान के साथ एक नो वार पैक्ट, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम शिफ्ट हो गया है इस वक्त, और खासतौर पे यूएई की शक्ल में आपको बाकायदा एक इस वक्त इसराइल की एक नई, जैसे कहना चाहिए, तजारती और मिलिट्री आउटपोस्ट आपको इस मिडिल ईस्ट के अंदर इन द हार्ट ऑफ जीसीसी वो आपके सामने मौजूद है। और उनका एक जजीरों का कॉन्फ्लिक्ट भी ईरान के साथ मौजूद है, और उनकी एक हिस्ट्री भी मौजूद है आपस में तनाज़ात की। ऐसी सूरत में इस चीज़ का गालिब इम्कान है कि अगर इसराइल और अमेरिका ना भी करें तो ईरान और यूएई वो भी किसी तरीके से कोई बैड टेस्ट डेवलप होने की सूरत में लिमिटेड स्केल झड़पें जो हैं उनकी रूल आउट नहीं की जा सकती। इस वक्त मंसूर जाफर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे तो ट्रंप ने जो अभी लास्ट एक्स पे पोस्ट की थी, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का भी जिक्र किया था कि वो एक्सटेंड भी हो सकता है, स्ट्रेंथन भी हो सकता है, फिर उन्होंने कहा ईरान भी क्या पता उसका रुकन बन जाए। ऐसी कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं कि फर्दर कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करें? जी, वो कहा जाता है ना कि बिल्ली की खाप में छिछड़े। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इस नौयत की बातें कर रहे हैं, और सिर्फ वो अपना उस हॉट ट्रैक को बड़ा ब्लो अप करते हैं ताकि एक माहौल क्रिएट हो। इस वक्त मैं समझता हूँ जो तबाही और बर्बादी गजा के अंदर फैलाई जा चुकी है, लबनान के अंदर फैलाई जा चुकी है, और बिलखुसूस मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त जिस तरीके से आपको उनकी जीसीसी के सफ़ों के अंदर इंतशार और तफरका नजर आता है, सो मच सो कि उनका एक तेल को रेगुलेट करने वाला जो कार्टेल है ओपेक, उसकी सफ़ों में दरार आ चुकी है। ठीक है, ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये तवक्को रखना कि सऊदी अरब कम से कम इस अब्राहम अकॉर्ड को उसका सेक्रेटरी बनेगा, ये एक फार क्राई है, क्योंकि जो इस वक्त नॉमेनक्लेचर इस वक्त फलस्तीन के अंदर चेंज किया जा रहा है डेमोग्राफिकली और उसके साथ साथ टेरिटोरियली, वो मैं समझता हूँ जरा फेवरेबल नहीं है उस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के हवाले से। और खुद यूएई जिसने साइन किया था उसकी अपने तमाम मुतालबात, वेस्ट बैंक को आज भी इलेक्स होने की बातें हो रही है, जिसका लॉलीपॉप दिखा के यूएई ने ये सारा मायदा साइन किया था। यूएई को तो उससे निकल जाना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच मंसूर जाफर साहब, आपका भी, और समरिस तालिक साहब आपका भी, डॉक्टर जमील साहब आपका भी। बात यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, वो बेसिकली अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि मेरा अभी भी अपर हैंड है, जो कि अपर हैंड नहीं है। ताहम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो वही है जो वाइट हाउस आता है, जो मार्को रूबियो दे रहे हैं, और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की बात को इंडोर्स कर रहा है वाइट हाउस, वो यही है कि अगले 24 से 48 घंटे, और अब 48 घंटे से शायद और कम हो, उसमें एक MOU कम से कम साइन हो जाएगा, और मुमकिन तौर पर 60 डेज़ की विंडो होगी, और फिर उस पर देखेंगे कि अगर इस पर अमल दरामद होगा तो फिर मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।